चलिए, फॉर्मूला क्लास 9 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइंट 22 से, जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्री बेस्ड थ्योरम्स, नोट्स, पॉइंट्स जो भी होता है टर्म्स, उन सारे का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो 22 में देखिए यहाँ पर एक छोटा सिचुएशन जिसमें कि एक ऐसा लाइन है जो कॉमन है, जैसे ये शीर्ष बिंदु कॉमन होगा, ये लाइन कॉमन है, जैसे आपका ए बी, यहाँ पर आपका सी डी ऐसा रख दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट को बोलते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण में होता क्या है कि आपको एक कॉमन लाइन होगा, माने भुजा है ना, एंगल का जो दो भुजा में से एक भुजा, तो एक भुजा और आपको जो है एक शीर्ष बिंदु कॉमन हो जाएगा, और ये जो साइड होगा दूसरा वो अपोजिट साइड हो जाता है, एक इस तरफ चला गया तो एक उस तरफ चला गया। ये शेप अगर ऐसा भी आप बनाते हैं, जैसे ये हो गया और ये ऐसे और ये ऐसे, तो भी एडजेसेंट एंगल कहलाता है। जैसे ये ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया, तो ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट होता है एक दूसरे का। लेकिन अगर सरल रेखा होगा तो आपका जो एडजेसेंट कोण बनेगा वो जोड़ करके 180 डिग्री हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अगर 30 डिग्री लिख देते हैं तो ये 150 डिग्री हो जाएगा, जोड़ करके 180। कब ये एकदम स्ट्रेट लाइन अगर हो जाए तब, इस जगह वो नियम नहीं लगेगा, लेकिन एडजेसेंट एंगल हो गया तो इस जगह पर आपको जो है ये स्ट्रेट लाइन और ये आपका एक कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ ऐसे कॉमन, तो आपका ये 30 तो ये 150, लेकिन दोनों एंगल एडजेसेंट है, और यहाँ पर भी दोनों एंगल एडजेसेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों एंगल एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट के लिए क्या अर्थ निकला कि एक कॉमन लाइन होगा, कॉमन भुजा, और आपका एक कॉमन बिंदु होगा, शीर्ष बिंदु, और यहाँ पर ये दो लाइन जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाना चाहिए, है ना, अपोजिट तरफ, है ना, तभी जाकर के एडजेसेंट एंगल बन जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे 22 के बाद 23 में, 23 नंबर बोले दो चीज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब इसमें बोला जाता है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिसको कि पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। और ये जो कहलाएगा वो संपूरक कोण। संपूरक कोण। तो अर्थ क्या निकला कि जब दो कोणों का योगफल, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री लिख दिया जाए, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कहलाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये सप्लीमेंट्री का अर्थ होगा कि एंगल ए और एंगल बी मिला करके पूरे 180 डिग्री होना चाहिए, तो पूरक कोण हो गया। और ये आपका संपूरक कोण, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों याद रखेंगे, इस पर बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आते हैं 24 पर। अब 24 में क्या होता है, देखिए अगर एक ट्रायंगल आपका ऐसे है, जो कैसा भी ट्रायंगल है, माने एस्केलेन ट्रायंगल होगा, तो भी आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इस एंगल बी का बाइसेक्टर लेंगे और इस एंगल सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का अर्थ होता है दोनों एंगल बराबर, जैसे ये एक्स होगा ये एक्स होगा, और ये अगर वाई होगा तो ये भी वाई होगा, मानेगा ऐसा हो गया। तो यहां से ये एंगल बीओसी जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और कितना, तो एंगल बीएसी जो है माने ए, उसका आधा। ऐसा ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। हम लोग जब क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो इसका डिटेल्स भी दिखा देगा, एक एग्जाम्पल लेकर के कि ऐसा क्यों होता है वो सारा चीज। लेकिन अभी आप याद रखिए, इस पर क्वेश्चन बराबर पूछा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी का जो अंतः द्विभाजक है, वो समद्विभाजक, वो जिस बिंदु पर मिलता है वहां जो कोण बनता है एंगल बी और सी, वो 90 से ज्यादा होगा, और कितना, तो इस एंगल ए का आधा, जो यहां लिखा हुआ है। लेकिन 24 के बाद जब हम 25 पर आएंगे तो वो सिचुएशन बदल जाएगा। ऐसे देखिए 25 में होता है कि आपका ऐसे करके, देखिए ये चीज, ट्रायंगल ये था एबीसी, लेकिन हम भुजा ए बी को बढ़ा दिए डी तक और इसको बढ़ा दिए ई तक, ऐसा। और अब यहां पर देखते हैं कि इसमें हम लोग इसका बाइसेक्टर लेंगे, मीनिंग है अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, और इसका बाइसेक्टर मीन्स ये वाई तो ये वाई। इसका अर्थ क्या निकला
कि आज इस जगह पर ये शेप आ रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाने पर बना बाह्य कोण का समद्विभाजक BO बना बाह्य कोण का समद्विभाजक CO ये बिंदु O पर मिला, तो ये जो एंगल होगा आपका कौन सा, तो BOC वो 90 डिग्री से कम होगा और माइनस करेंगे कितना, तो एंगल A का आधा, वही जो A है इसको आपको हम डिटेल्स में लिख देते हैं अभी BAC, लेकिन वो इसी A का आधा, चूंकि BAC बोलिए या A तो यहाँ तो कोई विवाद है नहीं, वो सिंपली दिख ही रहा है कि इसी का आधा। मीनिंग है दोनों फॉर्मूला को आप एफर्केट कर लिया, दोनों फॉर्मूला से आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए इन दोनों फॉर्मूला को काफी अच्छे तरीके से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। हाउएवर अगर क्वेश्चन इस पर आता है ना तो आप ये याद नहीं रहे तो भी बहुत जल्दी बना पाएंगे, बट समय तो जरूर थोड़ा ज्यादा लग जाएगा ना, इसीलिए हम लोग इसको जरूर याद रखेंगे और समझ कर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर भी हमारा हो चुका, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में क्या होता है उसको देखिए। बोले जब आप यहां से एक सर्कल लेते हैं ऐसे और किसी भी वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को टच करके, परिधि के 4 बिंदु को टच करके, जो देखिए हम कैसे भी बना दिए चीज, एक चतुर्भुज बनता है ना, परिधि के 4 बिंदु को टच करके एक चतुर्भुज बनता है, जैसे नाम ABCD दिए। तो बोले किसी वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को टच करके जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। मीनिंग हम लिखेंगे कि ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक वृत्त के अंदर है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक लिखिएगा, साइक्लिक और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और जैसे ही आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अगला पॉइंट में हम आएंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे, तो एक वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को टच करके जो चतुर्भुज बनता है वही चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हम आते हैं 26 के बाद में 27 नंबर पर। 27 में क्या होता है कि अगर आपका ये इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज हो ही गया, जैसे ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज, तो इस कंडीशन में आपका ये एंगल और ये एंगल जोड़े जाने पर, मीनिंग है एंगल A और C सीधे लिख देते हैं, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 120 है तो ये 60 ही होगा। सिमिलरली आपका ये एंगल और ये एंगल जो दिख रहा है, एंगल कौन सा B और एंगल D, तो ये भी जोड़ करके 180 डिग्री होगा। आप लैंग्वेज में याद कर लीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज मींस किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या बोले कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो ये भी हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं वो पता चल गया, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं वो पता चल गया, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये पता चल गया। चलिए अब आते हैं 28 नंबर पर। ये बोलता है कि जब एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है सपोज ABCD ऐसे, तो इसमें एक भुजा हम AB को यहाँ AB को यहाँ E तक बढ़ा दिया ऐसा ना ये चीज, तो इस कंडीशन में एक लैंग्वेज बनेगा कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण, जैसे आपका क्या है CBE जो है ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ये बाह्य कोण। तो ये जो बाह्य कोण होता है वो अपने सामने के एकांतर कोण के बराबर होता है, माने अल्टरनेट एंगल के बराबर, अपने सामने के एकांतर कोण के बराबर। बोले सामने के एकांतर कोण का अर्थ क्या निकला आपका, तो बोले आप बोलिए इसके सामने में, ठीक सामने में कौन कोण है, इसके सामने में ये कोण है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सामने में कोण है और अब हम दिखा रहे हैं ये एकांतर। बोलिए इसके सामने ये कोण और फिर ये अगला, तो अल्टरनेट इसका ये पड़ेगा, मीनिंग यहां पर ये x होगा तो ये भी x होगा, इसीलिए हम एंगल ADC के बराबर कर देंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ेगा। याद कर लीजिए किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के एकांतर कोण के बराबर था, माने इसके सामने ये बट इसको छोड़िए और फिर सामने ये, तो इसके बराबर होता है। चलिए 28 के बाद आते हैं 29 नंबर पर। बोले 29 नंबर में एक सर्कल तो ऐसा है और इसमें केंद्र से
आप ये जीवा बोलते हैं इंग्लिश में कोड, तो बोले ये जीवा ए बी है और फिल करिए यहां पर ओ, तो बोले आज अगर आप केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर डाल दिए, मीन्स लंब डाल दिए, जैसे परपेंडिकुलर ऐसा, तो आपका ये ए सी बराबर में सी बी हो जाएगा। क्या पॉइंट होगा लैंग्वेज में? किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मस्ट बी नोटेड, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये पॉइंट हो गया। इसका उल्टा अब यहीं पर लिख के दिखाता है, देखिए अगर एक सर्किल में ये जीवा है और आपको ये केंद्र है, यहां पर वो ये जीवा ए बी, तो हम बोलिए एक बिंदु रैंडमली सी लिए, मालूम कुछ भी नहीं इसी के बारे में, रैंडमली सी लिए यहां पर और ऐसे मिला है, तो अब क्या है, जैसे ये ऐसे कि ये मिड पॉइंट ले लिया ऐसे, तो अब ये मिड पॉइंट से अगर मिला है तो ये 90 डिग्री होगा, माने इसी का जस्ट अपोजिट। परपेंडिकुलर डालेंगे दो बराबर भागों में बटेगा, और अगर दो बराबर भागों में से ये मिड पॉइंट से केंद्र को मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका रिवर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। सारे पॉइंट्स को समझा दिया जा रहा है जो सभी यूज होगा। तो चलिए 29 भी हो गया। अब 30, अगर एक सर्किल में ये सेंटर है और ऐसे करके जीवा देखेंगे तो बोलिए ये ओ है और यहां से आपका जो है ना जीवा ए बी भी है और जीवा सी डी भी है, ऐसा तो बोले यहां से आप दोनों तरफ बढ़ेंगे, ये परपेंडिकुलर ऐसे सपोज, तो ये ए बी और यहां पर ई एफ लगा देते हैं सपोज ऐसे करके। तो बोले अब क्या होगा इस जगह पर, इस कंडीशन में कि केंद्र से, जैसे देखिए यहां पर आपका केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई समान होती है, मीनिंग है आप इसको ऐसे देख सकते हैं। आज बोलिए ये जीवा है और हम एक जीवा ऐसे भी दिखा रहे हैं और केंद्र से ये दूरी है, यहां पर आपको मान लीजिए कि ए और यहां पर भी दूरी ए ऐसा दिखा दिए, तो दोनों जीवा जो है आपका समान लंबाई का होगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती है। समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती है, बिल्कुल सही है। चलिए 30 के बाद 31, बोले अब हम 31 नंबर में जब आते हैं तो सपोज ये आपका सर्कल, ठीक है, और यहां पर आपका एक जीवा और एक जीवा हम यहां दिखा रहे हैं और एक जीवा यहां दिखा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है वो देखिए, जैसे ये आपका ए ओ बी, तो देखिए किसी भी वृत्त में दो जीवा जो छोटा बड़ा हो गया, जैसे ये आपका सी डी है, ये ई एफ है ऐसा, तो आप देखिए कि सी डी जो है वो लेस देन है ई एफ से। तो अर्थ क्या निकला कि केंद्र से आप जो है विपरीत तरफ में दो जीवा देख रहे हैं, तो एक आपका बड़ा दिख रहा है छोटा। इसका अर्थ क्या है कि जो आपको इस व्यास वाली जीवा के करीब होगा वो जीवा अधिक लंबाई का होगा। क्या बोले कि किसी वृत्त में डायमीटर में व्यास के करीब, जैसे देख रहे हैं ये इतना ही दूरी पर है और इसको देखिए तो ये इतने दूरी पर है ऐसा, तो बोले ये आप देख सकते हैं डिस्टेंस से, तो जो करीब होगा वो जीवा अधिक लंबाई का होगा। वही चीज यहां पर समझा रहे हैं, जैसे आपका ये करीब दिख रहा है इसके, तो ई एफ जो है ग्रेटर देन सी डी लिखा हुआ है। तो वृत्त में व्यास के करीब का जो जीवा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा और व्यास से जितना दूर जाते जाएंगे वो जीवा उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट आ गया। अब आइए 32 नंबर। अब यहां पर कंसेप्ट है कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर, और आप यहां से एक ऐसे करके एक लाइन गुजार दीजिए ऐसे, तो ये टेंजेंट लाइन कहलाता है। मीनिंग है किसी वृत्त में परिधि के एक बिंदु को टच करके बाहर से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है, टेंजेंट लाइन, और इसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन हिंदी में स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट लाइन हो गया, यहां पे टच किया। तो बोले किसी वृत्त में परिधि के एक बिंदु को टच करके जो गुजर जाए वो लाइन स्पर्श रेखा होता है। 32 के बाद आते हैं 33 नंबर पर। 33 में क्या कंसेप्ट है कि अगर आपका ये स्पर्श रेखा हो गया तो केंद्र से है ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे ये ए बी स्पर्श रेखा था और यहाँ पी स्पर्श बिंदु है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। नोट कर लीजिए, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम फिगर से समझा रहे हैं, नोट बोल रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप उसको लिख लेंगे। चलिए 34 नंबर। जब हम किसी सर्किल में
आज एक यहां से टेंजेंट लेते हैं और एक यहां से टेंजेंट लेते हैं, जैसे ये आपका ए और पी और यहां से बी और पी ऐसा। तो ये दोनों ही टेंजेंट जो होगा ना वो इक्वल लंबाई का होगा, मीन्स यहां पर लिखना पड़ेगा ए पी इक्वल्स टू में बी पी। क्या बोले कि किसी वृत्त में बाहर के किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, दो स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। अब देखिए ऐसे दो सर्किल सपोज ऐसा दे दिया, तो आप ये ऐसे गुजार देंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये गुजार देंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये गुजार देंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये गुजार देंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना। ये कॉमन स्पर्श रेखा हो जाता है, जिसमें ये आपका डायरेक्ट टेंजेंट बोला जाता है, डायरेक्ट टेंजेंट जो सीधी बोला जाता है, और ये ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है। और इसमें भी फॉर्मूला बनता है जिस पर क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा है। तो वो क्या पूछा है उसको देखें। 35 पहले ये कि अगर एक सर्किल आप ऐसा लेते हैं और एक सर्किल ऐसा लेते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है बाहर से ऐसे, अब यहां पर आप इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये ए बी को बोला जाता है, ए बी क्या है तो आपको डायरेक्ट कॉमन स्ट्रेट है ना, कॉमन टेंजेंट लाइन लिख देते हैं, टेंजेंट लाइन। ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और बोले अगर हम इसको आर और इसको आर ऐसा मान ले, इसको आर और इसको ऐसा, तो आज यहां से जो ए बी की लंबाई है वो लिखा जाता है ऐसे, केंद्रों के बीच की दूरी। तो इस फिगर में यहां पर ऐसे बन जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी आर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको यहां पर त्रिज्याओं का अंतर हो जाएगा ऐसे ये, और फिर अंडर रूट ऐसा होगा। लेकिन बोले इस फॉर्मूला से ये क्या बनेगा, तो ये आपका जो है ना कैंसिल करके आपको क्या बन जाएगा 2RR ऐसा करके, है ना। तो बोले क्या बनेगा, एक से देखिए अब यहां से बन जाएगा 4RR, तो ये बाद में हो जाएगा आपका 2RR अंडर रूट ऐसा। तो ये कब है, जब आपको ये है ना यहां पर कांटेक्ट में रहे, नहीं बोले इसी हिसाब से। और ये क्यों होता है तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, जो आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए बोले जब यहां पर आप ऐसे करके मिला देंगे तो इस जगह पर क्या होगा, बोले ये आर था ना, तो इतना दूर आर हो जाएगा, और ये जो बचेगा ना यहां दिखा दे रहा है, ये जो बच गया है यहां से लेकर यहां, वो आपको हो जाएगा आर माइनस में आर ऐसा। और यहां पर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो आपका ए बी आर जो है एक समकोण बन जाता है। क्या है, ए बी आर त्रिभुज, ए बी आर समकोण है, माने समकोण त्रिभुज है, ये है ना समकोण त्रिभुज है। तो बोले अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें आपका ए बी कैसे निकलेगा, तो बोले ए बी निकलेगा कैसे, तो ये सामने वाला जो ये डिस्टेंस होगा आर प्लस आर, इसका स्क्वायर होगा ऐसे, और माइनस में फिर ये कौन सा आर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर माइनस आर का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट ऐसा। तो यही फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आपको हम दिखा दिए, ऐसा बनता है, उसी को हम ऐसा लिखे। लेके देखिए इसी जगह पर 35 के बाद में हमारा 36 नंबर सिचुएशन जो बनता है, वो 36 नंबर में क्या होगा, तो आपका ये दोनों डिस्टेंस पर होगा, और तब यहां पर आपका ये ए बी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट लाइन होगा, और यहां से आप ऐसे जब बढ़ते हैं तो ये आपका कैपिटल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा, तो ये भी आर होगा, और यहां से आपका ऐसे तो ये भी स्मॉल आर यहां तक। लेकिन ये पूरा जो है ना यहां से लेकर यहां तक वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा ऐसे, वो दूरी। तो इस जगह पर जो है ना आप ए बी की लंबाई जब लेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और माइनस में आर माइनस आर का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, लेकिन इस जगह पर ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर प्लस आर केंद्रों के बीच का दूरी इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस है, आर तो यहीं तक है, आर तो यहीं तक है ऐसा, इसलिए इस जगह पर यह हो गया कि केंद्रों के बीच की दूरी। शब्द में अगर पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आप दोनों के लिए याद कर सकते हैं, 35 और 36 के लिए। केंद्रों के बीच की दूरी, क्या बोले, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, और यहां पे हो जाएगा माइनस त्रिज्याओं का अंतर, क्या बोले, त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग, ऐसे त्रिज्याओं का अंतर और इसी का वर्ग, ये चीज, और इस पूरे का अंडर रूट हो गया ऐसा। तो आप जो है भाषा में लिखना चाहेंगे तो ए बी इस प्रकार से आपको लिखा जाएगा। लेकिन आइए 37 नंबर पर देखिए। 37 नंबर में क्या होता है कि एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा, और आपका ये ऐसे करके गुजरेगा, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन कहलाता है ना। ए बी क्या है, तो कॉमन तो है ही दोनों के लिए,
टेंजेंट, और ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स, ये तिरछी स्पर्श रेखा है, ठीक है, ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अब ये जो होता है ना, इसमें क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, शब्द में केंद्रों के बीच की दूरी ऐसे, माइनस त्रिज्याओं का अंतर नहीं बल्कि यहां पर योगफल होगा, ठीक है, त्रिज्याओं का योगफल, और इसका भी स्क्वायर। अच्छे से नोट कर लीजिए फॉर्मूला, और पूरे पे अंडर रूट लगा दीजिएगा। ये तिरछी स्पर्श रेखा, आपके सिलेबस में तिरछी पे क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन सीधी वाले पर क्वेश्चन 2-3 दे चुका है, ठीक है। अब ये होता क्या, इसको देखिए, ये ए बी निकालना है, बोले यहां से ऐसे जाएंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। अब यहां से ये मिला देंगे ऐसे, है ना, ये तो ये आपको फिर यहां से भी हम बढ़ा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये ऐसे जब बढ़ेगा और यहां से ये मिला देंगे ऐसे, तो बोले ये आर था तो ये भी हो गया आर। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इससे केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे स्पर्श रेखा लंब। तो अब बोले कि ये जो निकलेगा ना, ये क्या है आपका, यहाँ से जो दूरी ये है ना, वही दूरी तो ये है, देख रहे हैं, ये दूरी और ये दूरी, तो ये क्या है, डिस्टेंस डी लिख दें, ये भी डिस्टेंस डी लिखा गया। तो अब इस जगह पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो ए बी की लंबाई है वो कैसे निकल रहा है, पढ़ लीजिए। ये 90 है, तो बोले डी का स्क्वायर और माइनस, ये आ रहा है ना, डी का स्क्वायर और माइनस क्या बन रहा है, देखिए आर प्लस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर। इसीलिए ये अंतर जो होता था वो इस बार हो जाएगा आपको ऐसा, प्लस योगफल, है ना। तो इस तरीके से 37 नंबर को भी देख लिए। अब आइए 38, बोले एक सर्कल में आपका ये जो है ना जीवा है, जीवा किसको बोलते हैं, वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा। और एक जीवा ये भी होता है, बोले जीवा ए बी है और जीवा सी डी है, जो आपको कट कर गया, इंटरसेक्ट कर गया ई पर। तो किसी वृत्त में दो जीवा जब किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करे तो आपका ए ई जो है और गुणा में ई बी जो है वो आपका सी ई और गुणा में ई डी के इक्वल होगा। इसको याद रखना है सर, ए ई गुना ई बी बराबर में सी ई गुना ई डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट है, जो पॉइंट है, जो कि आपको इस पर क्वेश्चन पूछता है। 38 नंबर में ये चीज आपका आ चुका है, और है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत सारा पॉइंट्स को अभी याद किए हैं। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर आपको जो है ये पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री का क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना इतना पॉइंट को मेनली मेमोरी में रखते हैं। और एक चीज और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए 39 नंबर, इस पे भी क्वेश्चन बराबर दिया है कि जीवा आपका ए बी और जीवा सी डी जो है, जैसे ये जीवा है, कोड है ए बी, और ये सी डी जो पी पर मिला, तो इस कंडीशन में आपका ए पी गुणा में पी बी, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बराबर में आपका सी पी और गुणा में पी डी हो जाएगा। क्या बोले, ए पी गुणा में पी बी बराबर सी पी गुणा में पी डी, ये फॉर्मूला इसके लिए आ गया है। और 39 के बाद हम आते हैं 40 नंबर को लेकर के। तो 40 में इसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके लिखता है। जैसे देखिए, आप जीवा ए बी को बढ़ा देते हैं पी तक, लेकिन ये आपका टेंजेंट हो जाता है ये सी पी सी। तो इस कंडीशन में जब बनेगा तो आपका ए पी और गुणा में पी बी होगा, और बराबर में पी सी गुणा में पी सी, कहीं कहीं पी सी स्क्वायर भी लिखा हुआ मिलेगा, बात एक ही है। तो ए पी गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी सी, ऐसा। तो ये 40 फॉर्मूला इस जगह पर आपको लिखा हुआ है, और इस 40 फॉर्मूला से आराम से आप लोग क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और इसमें जो पॉलीगॉन पे क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो पॉलीगॉन के लिए शायद हम पहले भी कहीं लिखे हुए हैं आपको, जैसे 41, जब पॉलीगॉन होता है, बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज माने बहुत सारे भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे आपका ये ऐसे 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 पॉलीगॉन हो गया, ऐसे ऐसे, है ना, सॉरी, इस प्रकार से। तो ये आपका इस प्रकार से ऐसे 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 ऐसे, ये सब पॉलीगॉन है। जो पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, उस प्रकार से। तो बोले एन भुजा वाला अगर पॉलीगॉन होगा तो एन भुजा वाले पॉलीगॉन मीन्स बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये क्या बन जाता है, तो एन, n-3 और बाय में 2, ऐसा। तो ये आप याद कर लेंगे। और उसी प्रकार से 41 के बाद आते हैं अगले 42 नंबर पर, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना पड़ेगा। बोलिए एक वर्ग में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो आप बोलते हैं 2, 1 और 1 2। तो यहां पर वर्ग में भुजा 4, तो 4 गुणा में 1, तो 4 बट्टा 2 से 2, ये आपका साबित हो गया। अब हम 41 के बाद 42 में लिख देते हैं ऐसे, एन भुजा वाले पॉलीगॉन बहुभुज
में संपूर्ण अंतःकोण, टोटल इंटरनल एंगल, संपूर्ण क्या बोले, अंतःकोण बराबर में। आज क्या होता है 2n माइनस में 4 इंटू 90 डिग्री, ऐसा आप इसमें 2 कॉमन लेकर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री भी लगा सकते हैं, माने या में ऐसा ना, ये एक ही फॉर्मूला, कोई एक याद रखिएगा ऐसा, ये बोलिए या कॉमन लेकर के आप ये ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसी में अगर हम बोलते हैं कि n भुजा वाले समबहुभुज में, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, जिसमें भुजा बराबर लंबाई का होगा, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स समबहुभुज, इसको बोलते हैं समबहुभुज। ये और में प्रत्येक अंतःकोण, माने इच इंटरनल एंगल बोलते हैं, प्रत्येक अंतःकोण, इच अंतःकोण, ऐसे तो ये जो निकलता है ना, वो कैसे निकलता है, तो वही 2n माइनस 4 इंटू 90 को n से भाग लगा दिया जाता है ऐसे, तो ये इच इंटरनल एंगल निकल जाता है इस प्रकार से। और 42 के बाद अगर हम 43 नंबर पर आते हैं तो ये लिख देते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज में संपूर्ण बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर, तो ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। और इसी में एक पॉइंट लिख देते हैं, n भुजा वाले समबहुभुज में, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, समबहुभुज में ऐसे प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये जो बनता है वो आपका आ जाता है 360 डिग्री और बाय में n, ऐसा। बस इतना फॉर्मूला और कंसेप्ट पॉइंट्स जो भी बोलिए ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर आज फॉर्मूला के क्लास 9 तक पहुँच गए और उस क्लास 9 में हम लोग ज्योमेट्री रिलेटेड 43 फॉर्मूला पॉइंट्स नोट्स ये जो है लिखे हैं और इसको समझे हैं, इसको याद रखना, इस पर फिर क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। और झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, ठीक है।